नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में किन किन लक्ष्यों के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं? आमतौर पर हमने देखा है कि आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपके पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसे हो या नया घर खरीदने के लिए पैसे हो। उसके अलावा आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए जिसकी कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद अपने लिए आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको तैयार करते हैं, उसके लिए पैसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो गोल्स हैं, जैसे इमरजेंसी फंड हो गया, टैक्स सेविंग के लिए और छोटे और बड़े गोल्स के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी करनी होती है। तो आपकी जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है आज हम आसान करने वाले हैं। और गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग और कैटेगरी बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग हम फंड के आधार पर आपको बताएंगे कैसे आप किन फंड को चुनकर अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ आज है फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज, आपका बहुत स्वागत है। Thank you, Swati, to have me on your show. तो क्या खास आज हम चर्चा करेंगे शो में, नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले 3 साल में 10 लाख रुपए की गाड़ी के लिए कहां करें निवेश? 15 साल में बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए किन फंड में डालें पैसा? 30 साल में रिटायरमेंट है तो उसके लिए 1 करोड़ कैसे बनेंगे? साथ ही कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? फिरोज, आज हम गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला कदम होता है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए। और कुछ हमने गोल्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो हो सकता है हम में से जो आगे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से कईयों के गोल के साथ ये मैच भी करता हो। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग में लोगों की मदद की जाए। अब कुछ जो शॉर्टलिस्ट हमने गोल किए हैं उसमें शॉर्ट टर्म से शुरुआत करते हैं, जिसमें मानिए कोई फॉर एग्जांपल हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया है। कोई 30 साल का कोई व्यक्ति है और उसको 3 साल में कोई गाड़ी खरीदनी है। तो ये 3 साल का जो लक्ष्य है गाड़ी खरीदने का, उसको अगर हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर शामिल करके एक पोर्टफोलियो में उसको इंक्लूड करें कि कैसे फंड में उसे निवेश करना चाहिए, कैसे रिटर्न वो एक्सपेक्ट करे, तो वो प्लानिंग उसकी गाड़ी की कैसे हो सकती है? स्वाति जी, अगर किसी को कार खरीदनी है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की अगले 3 साल बाद, तो ऑब्वियसली 3 साल पहले तो इनको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 10 लाख पूरे डाउन पेमेंट दे के पूरी विदाउट लोन खरीदना है तो उनको इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि 30 साल की उम्र है तो थोड़ा रिस्क जरूर ले सकते हैं, क्योंकि 3 साल में नहीं खरीदी 3.5 साल में खरीद लेंगे। तो अगर हम इसको लमसम में देख सकते हैं या फिर एसआईपी में, एक इंसान एक मुश्त निवेश कर सकता है या फिर धीरे धीरे धीमे धीमे हर महीने अपनी कमाई से इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो लमसम इन्वेस्ट करना चाहें और उनके पास ऑलरेडी पैसे हों, तो उनको कितने पैसे चाहिए होंगे मैं बता देता हूँ। अगर 12% की रिटर्न मैं मानूं कि आएगी अगले 3 साल में, जो कठिन नहीं लगती करंट सिचुएशन को देखते हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए, तो उनको 7,11,000 रुपए एक मुश्त निवेश करने पड़ेंगे। तो 3 साल बाद 10 लाख रुपए 12% पे ग्रो हो जाएंगे। अगर वो एक मुश्त निवेश नहीं कर सकते तो उनको 25,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। और अगर 14% की रिटर्न मानूं तो 24,000 की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी और 6,75,000 अप्रोक्सीमेटली की उनको जरूरत पड़ेगी लमसम इन्वेस्टमेंट की। तो ये देखिए, 3 साल का अगर समय हो, इतना कम समय हो, तो अमाउंट्स इन्वेस्ट करने की ज्यादा होती है। जैसे आप समय देते हैं गोल्स मीट करने के पहले, अगर आप अर्ली प्लानिंग करते हैं तो इतना बोझ नहीं आता है। बिल्कुल, आपने सही बोला। इससे हमें यह भी मालूम चलता है कि आप अपने किसी भी लक्ष्य की जितनी जल्दी प्लानिंग करें, रिटायरमेंट का लक्ष्य दूर है तो उसी हिसाब से प्लानिंग करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गोल है। गाड़ी खरीदने का एक मिड टर्म प्लानिंग होती है, शॉर्ट टू मिड टर्म, तो उसको भी कम से कम 3 साल का, जैसे फिरोज ने बताया, नजरिया आप रखें। तो अनुमानित 12% का अगर हम समझें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड से, फिरोज, और आपने कहा कि लगभग 25,000 रुपए प्रति महीना की एसआईपी 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए 12% के अनुमानित रिटर्न से हमें चाहिए होगा, करना होगा एसआईपी, और लगभग 7 लाख का आपको एक मुश्त निवेश करना होगा। तो कैसे फंड में पैसे डाल सकते हैं एक गाड़ी खरीदने जैसे लक्ष्य के लिए, जिसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 12% का रिटर्न मिल जाएगा? आई थिंक स्वाति जी, ये देखना जरूरी है कि आज की जो सिचुएशन है, मेरे हिसाब से अगर 30 इयर्स का व्यक्ति है,
के व्यक्ति निवेशक हैं तो उनको पूरी इक्विटी में डाल सकते हैं अगर 3 साल का निवेश का नजरिया हो तो भी। तो उसके लिए 5 फंड्स मैं चूज करूंगा। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, 2 फ्लेक्सी कैप, इनफैक्ट 2 लार्ज कैप स्कीम्स। तो मैं बता देता हूँ 5 स्कीम जिसमें 5-5 हजार डालेंगे तो टोटल 25,000 रुपए एक मुश्त एसआईपी में कर सकते हैं या फिर एक मुश्त निवेश को स्प्लिट कर सकते हैं। मेरा एसेट लार्ज कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप एंड एक्सिस ब्लू चिप। ये जो 5 स्कीमें हैं ये एक साथ जब वो एक पोर्टफोलियो में शामिल होती हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये खासियत है, इसको हमने चेक किया है कि एक स्कीम दूसरे स्कीम के साथ ओवरलैप नहीं करती, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, हेल्प करती हैं लक्ष्य पूरे करने में। सो ये 5 फंड का पोर्टफोलियो अगर खरीदते हैं तो कुल मिला के 180 शेयर एक इंसान के पोर्टफोलियो में शामिल हो जाते हैं। तो 5-5 हजार की एसआईपी जरूर कर सकते हैं या फिर वो जो 7,11,000 की अमाउंट हमने बताई उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके इन 5 स्कीम में इन्वेस्ट करके 3 साल बाद 12% की रिटर्न की उम्मीद करना आई थिंक इज अ रीजनेबल टास्क। तो 5 फंड्स का एक बास्केट आपने क्रिएट किया फिरोज, जिसमें आपने बताया कि हाँ 3 साल का जो आपका गाड़ी खरीदने का लक्ष्य है, 3 साल के बाद आप इन 5 फंड के जरिए महीने की 25,000 एसआईपी एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो लगभग 7-7 लाख रुपए आपके इकट्ठे हो सकते हैं। आप इन 5 फंड में निवेश करके, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जो फिरोज ने रेकमेंड किए हैं, आप उनका 5 फंड का एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं कम से कम गाड़ी खरीदने के लक्ष्य के लिए। और जल्दी शुरुआत करें तो इक्विटी में अच्छा खासा एक्सपोजर ले सकते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि गाड़ी खरीदने का लक्ष्य, 3 साल तक का लक्ष्य कहां पर हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लक्ष्य बढ़ाते हैं फिरोज। 15 साल, वही 30 साल का जो व्यक्ति है, 15 साल के बाद उसका जो लक्ष्य आएगा वो आएगा उसके बच्चे की हायर एजुकेशन का, जो हम में से लगभग हर किसी का एक गोल होता है अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पढ़ाई का जो खर्च है वो कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें भी किन बातों का ख्याल रखें, कैसे कैसे रिटर्न को हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें 15 साल के बाद एक अच्छी खासी रकम मिल जाए बच्चे की पढ़ाई के लिए, और हमें एक्चुअली वो रकम एक्सपेक्ट कितनी करनी चाहिए कीपिंग इन माइंड इन्फ्लेशन। आई थिंक स्वाति जी 50 लाख रुपए 15 साल बाद, मेरे हिसाब से आज की जो हायर एजुकेशन की कॉस्ट होगी, अच्छी हायर एजुकेशन की 15 से 20 लाख रुपए है, उसको अगर हम ब्याज से मतलब महंगाई से बढ़ाते जाएं तो 50 लाख आई थिंक इज अ अच्छा कॉर्पस हायर एजुकेशन के लिए। उसमें महंगाई जुड़ी हुई है, एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है 8-9% पर एनम होता है। आज अगर 15 लाख माने तो 15 साल बाद 15 लाख से वो एजुकेशन नहीं मिल पाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो 50 लाख एक अच्छा अमाउंट होता है, 0.1 वो महंगाई को इनकॉर्पोरेट करता है। सेकंड, मेरे हिसाब से 15 साल होते हैं तो आपके पास वो कंपाउंडिंग का फायदा, जो ब्याज पे ब्याज जिसको कंपाउंडिंग कहते हैं, वो आपके फेवर में आता है। तो इसीलिए 9 लाख रुपए भी अगर आपके पास आज हो और 12% से अगर ग्रो कर पाए हम उस पैसे को, तो 50 लाख पे पहुंच जाता है। अगर आप एक मुश्त निवेश नहीं कर सकते तो एसआईपी अमाउंट्स पे 11,000 रुपए की एसआईपी में आप 50 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं 15 साल बाद, अगर हर महीने 11,000 रुपए डालें तो, अगर 12% की एज्यूम्ड रिटर्न हो, अनुमानित रिटर्न। अगर रिटर्न 14% की हो उम्मीद करें तो कुल मिला के 9,000 में वही का वही 50 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है और एक मुश्त निवेश के लिए 7 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट चाहिए होते हैं। 12 और 14% की रिटर्न की उम्मीद करना 15 साल के पीरियड में फ्रॉम इक्विटी इज अ वेरी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। ओके, तो ये हमने समझ लिया कि हाँ, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आपको लगभग 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी महंगाई को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज जो एजुकेशन का कॉस्ट है वो आज से 15 साल के बाद नहीं होगा। ये आपको समझने की जरूरत है, इसलिए महंगाई को आंकना अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में बेहद जरूरी है। तो लगभग 12-14-16% के अनुमानित रिटर्न पर फिरोज ने थोड़ा बहुत बताया कि आपको कितनी एसआईपी या कितना लमसम अमाउंट निवेश करने की जरूरत है जिससे 15 साल में आप ये कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। अब किस
किस तरीके के फंड्स में हमें पैसे पार्क करने चाहिए, कहां पर हमें पैसे लगाने चाहिए जिससे कि 15 साल में 50 लाख का की जो रकम है बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए इकट्ठा की जा सकती है, अगर हम 12% का अनुमानित रिटर्न समझे फिरोज यहां पर तो अगर अगर हम 15 साल की बात कर रहे हैं तो ज्यादा डिवर्सिफिकेशन की जरूरत है, तो मैं इस केस में 10 फंड्स रेकमेंड करूंगा। और उसका जो 9,000 या 11,000, हम 12% ही मान के चले, अगर कि वो स्ट्रेच करके 11,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर सकते हैं तो 11 करना चाहिए। 9,000 की एसआईपी पे 14% की रिटर्न चाहिए होगी। थोड़ा स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट में। एक्चुअली स्ट्रेच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 10 फंड्स के नाम बताता हूँ। एक्सिस ब्लू चिप, मिरा एसेट लार्ज कैप, कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी, एक छोटी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। कैनरा रेबको फ्लेक्सी कैप फंड, चौथी स्कीम। डीएसपी मिड कैप, जो छोटी कंपनियों में पैसा लगाती है। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड फ्रैंकलिन ब्लू चिप। ये 10 स्कीम का पोर्टफोलियो है। ये बहुत रोबस्ट पोर्टफोलियो बनेगा और इसको आपको 3 साल तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्कीम्स फ्यूचर परफॉर्मेंस के आधार पे चुनी गई हैं। क्योंकि स्कीम 500 हैं, 450, पौने 500 स्कीम्स हैं, उसमें से 10 स्कीमें बहुत चेरी पिकिंग करके एक रोबस्ट पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है स्वाति जी, हमारे दर्शकों के लिए। ओके, तो 10 फंड्स का एक पोर्टफोलियो अगर आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कौन कौन से जो फंड है वो फिरोज ने रेकमेंड किए हैं, जिसमें आप अगर आज निवेश करने की शुरुआत करते हैं तो 15 साल में कम से कम 50 लाख रुपए तक आप इकट्ठा कर सकते हैं अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए। एक मुश्त है या फिर एसआईपी है, उसके अलग अलग अमाउंट्स आपको अलग अलग फंड में आप कर सकते हैं निवेश। ये तो हमने बात कर ली। एक तो सबसे पहले गाड़ी खरीदने के लिए 3 साल के बाद, और 15 साल के बाद बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आप कैसे निवेश कर सकते हैं किन फंड में। ब्रेक के बाद हम जानेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग, मतलब 30 साल के बाद अगर है कैसे फंड में निवेश करें, इमरजेंसी फंड किन जगह पर आप पैसे डाल सकते हैं, ये समझेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। हर लक्ष्य के लिए एक फंड जरूरी है, और जो एक पूरा पोर्टफोलियो है, कैसा पोर्टफोलियो बास्केट आपको बनाना है हर लक्ष्य के लिए, समझ रहे हैं फिरोज अजीज से। फिरोज, अब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गोल किसी की भी लाइफ का, फाइनेंशियल प्लानिंग का। 30 साल का व्यक्ति अगर रिटायरमेंट प्लानिंग की सोचता है तो 30 साल के बाद लगभग आपको कितना लगता है, कितना उसको रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करना चाहिए, महंगाई और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये बताइए। स्वाति, आई थिंक रिटायरमेंट, जैसे आपने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। इसीलिए है क्योंकि रिटायरमेंट का लोन नहीं होता। जैसे हमने गाड़ियों की बात की, गाड़ियों का लोन मिल जाता है, एजुकेशन का लोन मिल जाता है, रिटायरमेंट का लोन नहीं मिलता। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आई थिंक एक कॉर्पस इकट्ठा करना करोड़ों में चाहिए होगा, क्योंकि 30 साल की महंगाई को मात देना आसान काम नहीं है। तो अगर हम आज की एक्सपेंस को देखें और आज की महंगाई को देखें और उसको ग्रो करें, तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 करोड़ की रिटायरमेंट कॉर्पस मिनिमम जरूरत पड़ती है। अगर हम 1 करोड़ मान के चलें, उसके बाद मल्टीपल्स कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर करंट इनकम्स एंड सेविंग पैटर्न्स। तो आई थिंक 1 करोड़ का एक आज एग्जाम्पल लें, और अगर किसी को 3 करोड़ करना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। बट आई थिंक जितना ज्यादा रिटायरमेंट के लिए सेविंग करेंगे उतना आपको रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि रिटायरमेंट कॉर्पस पे 20-30 साल आपको जीना है और आपके डिपेंडेंट्स को भी जीना है। बिल्कुल। तो 30 साल में अगर 1 करोड़ अब कॉर्पस क्रिएट करना है, एक रकम इकट्ठी करनी है, तो कैसे फंड में निवेश करना चाहिए फिरोज? देखिए, मेरे हिसाब से रिटायरमेंट को मात देने के लिए इक्विटी की, रिटायरमेंट का गोल के लिए इक्विटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है। बिकॉज जो पीपीएफ, ईपीएफ होते हैं वो सब ब्याज होते हैं, डेट होते हैं, वो महंगाई से हाथों हाथ चलते हैं। तो इक्विटी फंड्स ही होंगे, क्योंकि 30 साल का समय है। तो उसमें अगर मैं रिटर्न देखूं और 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहूं 30 साल बाद, तो 3,500 रुपए की आज एसआईपी करनी पड़ती है 12% की रिटर्न पे। 3,500 रुपए मंथली करने पड़ेंगे, और उसको 5 स्कीम्स में डिवाइड करें, क्योंकि 3,500 का अमाउंट है, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। तो 5 स्कीम में डिवाइड करें और उसको कंटिन्यूअसली एवरी ईयर रिव्यू करें वो स्कीम्स को। तो 5 स्कीम्स होंगी। मिरा एसेट लार्ज कैप,
कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप and HDFC Flexi Cap and Kotak Emerging Equities Fund. ये 5 schemes they work as we said in collaboration with each other. तो ये 5 स्कीम का अगर पोर्टफोलियो करें इक्वल वेटेड 700 रुपए पर स्कीम तो 3,500 रुपए निवेश हो जाते हैं और कंसिस्टेंटली करना जरूरी है हर महीने विदाउट मिसिंग इट. बिल्कुल, तो डिसिप्लिन में निवेश कीजिए. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मात्र 3,500 रुपए की एसआईपी पर महीना आपको करना है. 30 साल के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए. पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यहाँ पर मैजिक देखिए. जितना जल्दी शुरुआत उतनी कम एसआईपी और उतना बड़ी रकम आपको मिलेगी. सबसे इंपॉर्टेंट फिरोज, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना किसी की भी पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट गोल भी होता है. इमरजेंसी फंड के लिए कैसे फंड में निवेश करना चाहिए? देखिए, एन इमरजेंसी फंड 2020 जो साल है वो हमें करेक्टली सिखाता है कि कोई भी चीज अनफोर्सीन आ सकती है, कोई भी सरप्राइज आ सकते हैं. जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बहुत सारी विपताएं आएंगी. उसको संभालने के लिए कभी मेडिकल इमरजेंसी आएगी, इमरजेंसी फंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इमरजेंसी फंड एक इंसान के 6 महीने की सैलरी मिनिमम होनी चाहिए इमरजेंसी फंड में. उसके लिए लिक्विडिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. कभी भी आपको पैसा चाहिए हो सकता है क्योंकि इमरजेंसी में लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है. तो 4 बहुत लिक्विड स्कीम्स बताऊंगा, उसमें से आप 1-2 का चुनाव कर सकते हैं या 4 का चुनाव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट. Nippon India Low Duration Fund, HDFC Low Duration Fund, Axis Liquid Fund and Pru ICICI Pru Liquid Fund. ये 5 स्कीम, ये 4 स्कीम बहुत लिक्विड है. 10 दिन बाद भी अगर आपको इमरजेंसी फंड निकालना पड़े तो इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होगी. तो दीज आर द 4 स्कीम्स. इसमें से 1-2 का चुनाव कर सकते हैं, 4 की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको. बिल्कुल. अब मैं 2 कैटेगरी से आपसे समझना चाहती हूँ आपके फंड रिकमेंडेशन. एक तो टैक्स सेवर फंड, हर कोई चाहता है कि अच्छा मुनाफा के साथ साथ टैक्स सेविंग का फायदा भी मिले. तो टैक्स सेवर फंड आप कौन से रेकमेंड करेंगे? और डेट में निवेश भी उतना इंपॉर्टेंट होता है. इक्विटी की तो हमने बात की, डेट फंड्स में आपके पसंदीदा फंड कौन से होंगे वो भी बताइए. करेक्ट. आई थिंक स्वाति जी आपने बराबर टैक्स की बात की. बहुत सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज की आज हमने बात की है. टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. मेरा एसेट टैक्स सेवर, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, कैनरा रेबेको टैक्स सेवर एंड डीएसपी टैक्स सेवर. ये 4 स्कीम्स आज की करंट सिचुएशन देखते हुए अगले 3 साल के लिए जो मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है टैक्स के लिए, ये बेहतरीन 4 स्कीम्स हैं आउट ऑफ द 25 ऑड अवेलेबल. तो ये टैक्स सेविंग भी करते हैं सेक्शन 80C के तहत. आई थिंक इसका प्रयोग करना बहुत अच्छा है. ग्रोथ भी हो जाती है और टैक्स भी बच जाता है पहले दिन. ओके, तो टैक्स सेवर के साथ साथ अब डेट कैटेगरी में, डेट फंड में निवेश किसी को करना हो, हालांकि हमें मालूम है कि डेट कैटेगरी में अभी फिलहाल थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों के मन में, फिर भी कहां पर ज्यादा फायदा मिल सकता है डेट कैटेगरी में निवेश करने को लेकर? देखिए स्वाति जी, डेट कैटेगरी जो मैं 5 स्कीम्स आपको रीड आउट करूंगा, उसमें एक्सपेक्टेशन फेयर रखनी चाहिए. 6 से 6.5% की पर एनम रिटर्न 3 साल की होल्डिंग पीरियड पे और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स मिल सकती हैं इंडेक्सेशन के साथ. वो 5 स्कीमें होंगी. एचडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, एसबीआई मीडियम टर्म, निप्पॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड, कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड एंड आईसीआईसीआई ऑल सीजन्स फंड. ये 5 स्कीम एक साथ खरीदनी है. ये इंपॉर्टेंट बात है. इसमें से 1-2 का चुनाव नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं. अगेन, सो एक्सपेक्टेशन शुड बी 6 to 6.5% पर ईयर रिटर्न. 3 साल के बाद आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है. तो 8 से 10% की टैक्स लगती है इस पे, ना कि 30%. तो हमने बात की इक्विटी में अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज, लार्ज, मिड कैप और मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबकी, और साथ ही डेट कैटेगरी, इमरजेंसी फंड, टैक्स सेवर फंड्स. आपके लक्ष्य के मुताबिक हर एक फंड कौन सा आप चूज कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं. हमारे साथ ये फटाफट अंदाज में इन कैटेगरीज पर चर्चा करने के लिए फिरोज आपका बहुत शुक्रिया. मनी गुरु में आज शामिल हुए. तो इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही. वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस.